अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और कोविड के जो आजकल केसेस वैसे भी ज़्यादा हैं तो अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में ही। तो वैसे अगर देखा जाए हम मेडिकल साइंसेस जैसे वैसे तो साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उसी तरह मेडिकल साइंस ने भी काफ़ी तरक्की की है, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ हम देखते हैं कि बीमारियां भी काफ़ी नई नई आ गई हैं। पहले होता था कि भाई कैंसर हो गया तो बस यही एक ख़तरनाक बीमारी है। अब तो आए रोज़ एक नई बीमारी आई हुई होती है जिसका नाम भी पहली दफ़ा सुना होता है और उसके मतलब सिम्टम्स वगैरह भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो इसी तरह एक बीमारी कोविड जो तकरीबन आज से 2.5 साल पहले आई थी, अभी भी है। उसका अब नया वेरिएंट भी निकला है। तो वो भी एक मतलब जब इंसान नाम सुनता है इसे कोविड हो गया तो बड़ा डर जाता है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो ख़ुद एक डॉक्टर हैं और वो एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो कोविड की स्टार्टिंग के डेज थे उसमें एज अ फ्रंट लाइन सोल्जर इन्होंने काम किया। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया सर। अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे आप। जी सर, बगैर गैस के तो एंजॉय कर रहे हैं। सही सही। तो स्टार्ट करते हैं कि आप अपना पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें। सर, मेरा नाम है डॉक्टर सलमान और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपनी नेफ्रोलॉजी की पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। और मेरा अब 3rd ईयर ख़त्म होने वाला है ट्रेनिंग का, 4th ईयर मेंटर होने लगा हूँ। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा सर। अच्छा, अगर हम क्या नाम है फील्ड्स को देखें तो नॉर्मली यूँ होता है कि इस फील्ड में लोग अपने माँ बाप को शौक़ पूरा करने आते हैं। तो आपका ये बाय चॉइस था या फिर आप अपने माँ बाप के ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं? माँ बाप से ज़्यादा तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की ड्रीम थी जिसको परस्यू किया है। और डेफिनेटली अपना भी शौक़ मेरा था ये। और शौक़ मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका गया था, मैंने उधर थोड़ा सा काम किया था, इलेक्टिव्स किए थे, तो उधर से मेरा शौक़ बढ़ गया था डेफिनेटली इस फील्ड में बहुत। फिर पाकिस्तान वापस आए, फिर इधर आकर हाउस जॉब की, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। फिर एक सिलसिला जब स्टार्ट हो जाता है तो उससे निकलना भी मुश्किल होता है। फिर आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोगों का रिस्पांस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है और डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम भी होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर पैंडेमिक में डिफरेंट एक एक्सपोजर हुआ, नए बीमारियों से एक्सपोजर हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। अल्टीमेटली फिर निकलने का सवाल नहीं उठता था। बिल्कुल, देयर इज नो गोइंग बैक। यस। अच्छा, आप जिससे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो व्हाई डिड यू स्पेसिफिकली चूज नेफ्रोलॉजी? बेसिकली आई नेवर हैड एन आइडिया कि मैं कभी जाऊंगा इस फील्ड में, नेफ्रोलॉजी में। मुझे ज़्यादा शौक़ था सर्जरी वाली साइड पे जाने का, और सर्जरी में भी ऑफ्थल्मोलॉजी का बहुत शौक़ था। तो जब पाकिस्तान आया तो डेफिनेटली यहाँ के सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ ट्रेनिंग मुश्किल से मिलती है और बाज़ औक़ात मिलती नहीं है। तो मेरे साथ के ग्रेजुएट्स थे वो अभी भी स्टिल वो अनएम्प्लॉयड है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। तो उस वक्त जो है मैंने एग्ज़ाम अपना क्लियर किया था हाउस जॉब के बाद, और मुझे लाइक इन अ 2 मंथ्स ऐसा कुछ था, शॉर्ट टर्म में ही ट्रेनिंग मिल गई थी। तो मैंने ज्वाइन कर ली ट्रेनिंग। और नेफ्रोलॉजी स्टार्ट में डेफिनेटली थोड़ा सा बोरिंग लगा था क्योंकि एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, डेप्थ है उसमें, सुपर स्पेशलिटी है नेफ्रोलॉजी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स, क्योंकि इसमें इन्फ्लक्स बहुत है, और देखा जाए तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप देखें तो बहुत कम नेफ्रोलॉजिस्ट्स हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट बहुत हैं, ऑर्थोपेडिक्स बहुत हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बहुत हैं, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। तो अच्छी फील्ड है, डाइवर्स फील्ड है और बहुत इसमें पोटेंशियल है। तो फिर मैंने ये चूज़ करके इसको परस्यू किया है। सही। अच्छा, अब हम अपनी गुफ्तगू सही तरह कोविड पे शुरू करें उससे पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि नॉर्मली अगर आप ने ऑब्जर्व किया हो तो आपको क्या लगता है कि हम मतलब रूटीन में अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखते हैं? पाकिस्तानी कौम तो बिल्कुल भी नहीं रखती हेल्थ का ख्याल, लेकिन अगर वेस्ट में देखें तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं। पाकिस्तान में भी डेफिनेटली हैं, ऐसे नहीं है कि आप इग्नोर कर सकते हैं उनको, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम हैं। हम वीकेंड्स को घर पे रह के एंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर जो फॉरेनर्स होते हैं, जो गोरा होता है वो एक्सरसाइज करता है, बाहर निकलता है, एक्सप्लोर करता है, एडवेंचर करता है। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम देखा जाता है। हम रेस्ट करते हैं, हमारी डाइट डिफरेंट है, हमारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं, हम मोर प्रोन है कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल को स्पेंड करें। तो हम इवन के जो है साइकिलिंग का यहाँ कम आपने देखा रिवाज है। कोविड में ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा हुआ था शुरू में, लेकिन अब वो भी बहुत कम हो चुका है। तो हम बहुत इग्नोर करते हैं हेल्थ को, जब तक हेल्थ काफ़ी लूज़ नहीं कर देते। सही सही। अच्छा, आपके नज़दीक अगर हम देखें
तो हेल्थ की तरफ एक हेल्दी एटीट्यूड क्या है और एक अनहेल्दी एटीट्यूड क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन इट? सर अपने बेड से निकल के खुद उठ के पानी का ग्लास लेना एक हेल्दी एटीट्यूड है, ना कि किसी को कहना कि भाई पानी पिला दो ज़रा, बेड में लेटा हुआ। तो ये इससे ये डिफाइन हो जाता है कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। या फिर आप अगर शॉप तक जाते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस होती हैं, आइदर गो ऑन अ बाईसाइकिल पे जाओ या फिर गाड़ी में जाओ। तो आप प्रेफर करेंगे क्यों मैं गाड़ी में क्यों ना जाऊँ, भाई साइकिल पे जाऊँगा। ऑल्दो कि यहाँ काफ़ी रिस्क होता है साइकिल पे जाने का भी, कोई हिट एंड रन का भी केसेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम हेल्दी एक्टिविटीज़ को ही ऑप्ट करें। इस्लामाबाद में तो काफ़ी देखा गया है, साइकिलिंग भी होती है, हाइकिंग भी बहुत कॉमन है, बहुत सारे इधर हेल्दी एक्टिविटीज़ चलती हैं, जिम भी हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल पाकिस्तान देखा जाए तो काफ़ी कम रिवाज है। वैसे कि मैं अपना ऑब्जर्वेशन दूँ तो मैंने मतलब जैसे मैं डी खान से बिलोंग करता हूँ तो हर 1.5 महीने 2 महीने में जाता रहता हूँ, और मैंने कंपैरेटिवली वहाँ ज़्यादा साइकिल वाले देखे। खैर वहाँ पे गुर्बत भी है तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कुछ लोग गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी वहाँ पे साइकिल्स ज़्यादा नज़र आती हैं इस वजह से। लेकिन अगर हेल्थ कॉन्शियस होने की बात करें तो फिर उस लिहाज से यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लोग इस नीयत से करते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखा गया, क्योंकि फॉरेनर्स भी हैं, फॉरेनर्स को भी कॉपी किया जाता है बहुत, तो एक अच्छा ट्रेंड रहता है वो भी डेफिनेटली। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोविड ने हमारे मतलब जो फिजिकल हमारे हालात हैं उस पर तो इफेक्ट किया ही है, लेकिन कोविड ने हमारी सोचों पर क्या फ़र्क डाला है? खौफ, मौत का खौफ एक बहुत बड़ा खौफ है जो बहुत प्रेवलेंट हुआ कोविड में आकर। दूसरा है कि क्लोज्ड स्पेसेस का जो फोबिया था वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ। पहले तो ऐसा था जब ये एयर स्पेस बंद कर दी गई, फ्लाइट्स बैन हो गई, सब कुछ कैंसिल हो गया था, डेफिनेटली लोग फिर भी जब ट्रैवल कर रहे थे तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा। तो क्वारंटाइन करना एक बहुत बड़ा एक खौफ था, क्वारंटाइन करना कि 14 डेज़ के लिए बंद कर दिया, फिर कोविड टेस्ट होगा, फिर निकलेंगे। तो लोग बहुत डिस्करेज होते फ्लाई करने के लिए। और इवन कि जो वेस्ट में है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में भी क्वारंटाइन था, कोविड टेस्ट होता था। तो और खुदा न खास्ता अगर कोई पॉजिटिव आता था तो उसको 14 डेज़ के लिए आइसोलेट करना पड़ता था। तो वो भी इन इटसेल्फ एक खौफ था कि हम कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से। और जैसे एक पेशेंट HIV का होता है, उसके साथ एक लोगों का रवैया होता है, डेफिनेटली पहले ज़माने में होता था कि उससे टच नहीं करना, बात नहीं करनी, उसके बर्तनों में नहीं खाना। वही कोविड के पेशेंट के साथ होता था। उनके पास जाना तो मास्क पहन के जाना, उनसे दूर रहना, उनके कपड़े अलग रखना, अपने अलग रखना, बर्तन उनके डिफरेंट, हमारे डिफरेंट। तो एक बहुत ज़्यादा खौफ था, एक लहर थी खौफ की पूरे दुनिया में थी कि भाई कोविड जो है ना, क्योंकि ट्रांसमिसिबल बीमारी है, इसलिए कम्युनिकेट हो जाती है, तो इसके पेशेंट को दूर ही रखो जब तक ये नेगेटिव नहीं आता। तो पेशेंट के अंदर भी एक था खौफ मौत का कि कभी भी मेरी सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है, कभी भी मेरे सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं, कभी भी मुझे बुखार के स्पाइक्स आ सकते हैं, एक से एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कभी भी मैं खुदा न खास्ता लैंड कर सकता हूँ ICU में वेंटिलेटर के ऊपर। तो वो एक बहुत खौफ था। तो वो अब देखा जाए तो कंपैरेटिवली वो कम हो गया बहुत, लेकिन ओवर द पास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। अगर हम कोविड की जो अर्ली डेज़ हैं उनको कंपेयर करें अब से, अब तकरीबन 2.5 साल गुजर गया है, तो लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया है? सर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। अर्ली डेज़ में लोग बहुत डरे हुए थे, घरों में महदूद रहते थे। इवन कि जब ऐलान होता था कि लॉकडाउन होने वाला है तो लोग मतलब पूरे के पूरे जो स्टोर्स होते थे, सुपर स्टोर्स, वो खाली हो जाते थे। लोग सबका सब जो है ना होल्ड कर लेते सामान, जाकर बंडल्स और बंडल सामान खरीदते थे, घरों पे ला के रख लेते थे। पहले जैसे मास्क एग्जैक्टली मास्क की शॉर्टेज थी, फिर सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज थी, फिर मेडिसिन की बहुत शॉर्टेज आई। डेफिनेटली लोगों ने उस वक्त जो ब्लैक मार्केट में काम करते हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ थी होल्ड की हैं, सामान रखा है, ब्लैक में सेल आउट किया है। जो आज की मार्केट में रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो 4,000 या 3,000 में मिल रहा है, वो उस टाइम पे 40,000 50,000 में ब्लैक में मिलता था, अवेलेबल नहीं होता था मार्केट में, शॉर्ट होता था। तो बहुत ज़्यादा चेंज आई है लोगों ने। उस ज़माने में लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया है देखा जाए तो, और बाकी ये है कि पैसा ज़ाया भी बहुत किया है उस ज़माने में। जैसे मतलब मुझे याद है कि अब तो जैसे N95 हर जगह में, तब पहली दफा हमने नाम सुना था। एग्जैक्टली तब था 500-600 का एक N95, 500 से 4,000 का भी मिला है। तो मतलब हमारे लिए पहले अपने मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक मतलब देखने के लिए कि है क्या चीज। एग्जैक्टली सब बोल रहे हैं N95 एग्जैक्टली इट्स जस्ट अ मास्क। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, लोगों ने पैसे लगाए थे, लाके फैक्ट्रीज लगाई कि मास्क की हम लोकल प्रोडक्शन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये अल्टीमेटली जब वो ट्रेंड ख़त्म हुआ मास्क पहनने का, मास्क नॉर्मल मास्क पे आ गए लोग, तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया मार्केट। बिल्कुल वो 300-400 का मिल जाता है अभी इजली। तो ये है कि लोग उस वक्त बहुत कॉन्शियस थे, पीक था, डेथ्स हो रही थी, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी,
लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हुई, वैक्सीन के बाद बॉर्डर्स खुले, बॉर्डर्स के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, तो लोग को ज़रा एटीट्यूड चेंज हो गया टुवर्ड्स द कोविड। लोग थोड़ा केयरलेस हो गए, आप कह सकते हैं, डर खत्म हो गया। एग्जैक्टली। फिर सेकंड वेव आई, दोबारा डर पैदा हुआ, फिर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, अब फिफ्थ वेव आई है। अब अभी भी डर नहीं है उतना लोगों में, लेकिन ये है डेफिनेटली कुछ ना कुछ है बाकी। तो लेकिन ये है कि अब उस तरह के हालात नहीं रहे कि सामान लेकर मार्केट से बंडल्स में परचेज, बिल्कुल निकलना नहीं है, आउटिंग नहीं है, लोग सब कुछ कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो गई है। अदरवाइज तो इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वो स्टेबल हो रही है। आपने वैसे लोगों से क्या मिसकंसेप्शन सुने रिगार्डिंग कोविड-19? कोविड-19 या वैक्सीन के रिगार्डिंग? कोविड-19 तो डेफिनेटली एक आया था कि ये एक जो है, कह सकते हैं आप, यहूदी साजिश है जैसे हमेशा कहा जाता है, या ये चाइना की साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। दो या तीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो मैंने खुद भी सुनी थी। एक थी कि वो पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए, एग्जैक्टली। दूसरा था वैक्सीन की एक मिसकॉन्सेप्शन थी कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है, ये चिप है, ये लोग मर जाएंगे 2 साल के बाद। लेकिन ये है कि लोग 2 साल तो अभी पूरा नहीं हुआ, देखते हैं नेक्स्ट कौन होगा। बल्ब वाला जो था वो लोग वीडियोस बना के लगाते थे, खैर मैं तो नहीं देखा। कौन सा वाला बल्ब? वो एग्जैक्टली वो थे कि मैग्नेट है ये, और बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वो भी ख़त्म हो गए मिसकॉन्सेप्शन। लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं और कुछ लोगों ने नहीं भी लगवाई, लेकिन उन्होंने इजी वे आउट भी देखा है। और बहुत सारे एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा देखा गया, लोग पकड़े भी गए हैं। अच्छा, जब आपकी वार्ड में ड्यूटी लगी तो आपकी पहली फीलिंग क्या थी वार्ड में जाते साथ ही? एग्जैक्टली सर, हमारे डिपार्टमेंट में वैसे तो कोविड पेशेंट्स नहीं थे, ना ही मेरी ड्यूटी कोविड में लगी थी, लेकिन इंसिडेंटली पेशेंट्स टर्न आउट टू बी कोविड पॉजिटिव, क्योंकि वो एंड स्टेज के पेशेंट्स होते हैं जो डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, और वो बहुत प्रोन होते हैं टू कैच अ चेस्ट इन्फेक्शन। तो उसमें फिर कोविड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, और हम टॉप प्रायोरिटी रखते थे कि भाई ये तो कोविड ही है, जब अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो हम PCR करवाते थे, और मेजॉरिटी केसेस कोविड आते थे। फिर कुछ तो शिफ्ट हो जाते थे कोविड वार्ड्स में, क्योंकि बेड की अनअवेलेबिलिटी होती थी, शॉर्टेज होती थी, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज होती थी, तो उनको फिर हम उधर ही रिटेन करके उधर ही मैनेज करते थे कोविड प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो एक खौफ होता था शुरू में, तो पूरी की पूरी PPE किट्स होती थी, और गॉगल्स होती थी, मास्क, ग्लव, सब कुछ होता था। एलिनेट कर दिया था। एग्जैक्टली जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, उसी सूट में होते थे हम भी। तो बड़ा मुश्किल होता था उसमें 12-12 घंटे ड्यूटी करना, सांस लेना, कुछ खाना ना पीना। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, हमें फिर और SOPs पता चलते गए कि नई एवोल्यूशन आती गई SOPs में भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होती गई। लेकिन यह है कि कोविड हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन सब ने कैच किया, और सभी को वैक्सीन लगी थी बाद में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, और मुझे भी खैर कोविड हो चुका है। सही, हाँ हमें भी हुआ था। जी। अच्छा, अगर हम वार्ड के अंदर के जो चैलेंजेस हैं उनको अगर हम रूटीन ट्रीटमेंट से कंपेयर करें तो क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे बड़ा फ़र्क है कि हमारी मेडिकेशन डिफरेंट होती है डिपार्टमेंट की और आउटडोर पेशेंट की। बिल्कुल। आउटडोर पेशेंट में मेजॉरिटी हम ओरल मेडिकेशन देते हैं, IVs नहीं देते, इंजेक्टेबल्स नहीं देते, क्योंकि वो मैनेज करना मुश्किल होता है। इंजेक्टेबल्स, उनकी डोजेज डिफरेंट होती है, उनका फ्लो रेट डिफरेंट होता है जिस पर उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर्ड। वो मेडिकेशन जो ओरल लेते हैं उसमें रिएक्शन का चांस जो है ना थोड़ा डिलेड होता है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्टेबल में फ़ौरन आपको रिएक्शन सामने नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू ओरल। तो वो थोड़ा डिफरेंस होता है। दूसरी डिफरेंस ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन सपोर्ट जो है ना अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होता घरों पे या आउटडोर पेशेंट्स के लिए, तो आपके पास इन इंडोर पेशेंट्स के लिए वो अवेलेबल होता है। उसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है, कोलैप्स हो जाता है, तो आप उसको घर पे उस तरह मैनेज नहीं कर सकते। ना ही वो ड्रग्स आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स घर पे होते हैं जो आप एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी में दे सकते हैं। स्टाफ होता है, तमाम डॉक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो हॉस्पिटल में पेशेंट फिर बेहतर मैनेज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि घर पे आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें। लोगों ने बड़ा किया ये कोविड, जैसे मैंने खुद किया था, घर पे मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन हमारी चॉइस ऑफ पेशेंट्स वो होती थी जो पेशेंट्स जिनमें प्रोग्नोसिस अच्छी हैं, जिनकी रिकवरी चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ हम डायरेक्टली उनको एडवाइस करते थे कि भाई आप पेशेंट अपना हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दें, अदरवाइज़ रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। सही बात है। अच्छा, अगर हम देखें तो कोविड की वायरस के लिहाज से एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी कम है, तो ये क्यों है? सर, दो माइंड सेट्स हैं पाकिस्तान में कि ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ना, दो माइंड सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जो इसको समझते ही नहीं है कुछ भी है, और एक वो है जो डेफिनेटली बहुत डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उनको खौफ है वायरस का। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं, डेथ्स होते हुए देखी हैं, पेशेंट्स की मॉर्बिडिटीज़ देखी हैं, बीमार होते देखा मरीज़ों को।
तो वो डेफिनेटली डरते हैं। जो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि ये एक साजिश है जो ना एक वेस्ट ने की है पॉपुलेशन कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। और लकीली कह सकते हैं आप कि उनको कोविड भी नहीं हुआ, बहुत सारे उनमें से जो है, लेकिन कुछ जो है उसके शिकार हो गए थे और एग्जैक्टली थॉट्स बहुत चेंज हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इलिटरेसी बहुत बड़ा एक फैक्टर है इसमें, जो जिसने प्ले किया रोल, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जो कोविड है भी कि नहीं है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से डॉक्टर्स भी हैं जो वैक्सीन के भी अगेंस्ट हैं और जो भी मानते नहीं है कि कोविड कोई बीमारी है कि नहीं है। तो एक ये फ्लॉ है। बिल्कुल। अच्छा, अगर एंड पे हम एक सवाल पूछेंगे आपसे कि मुख्तलिफ मौके आते हैं, जैसे कभी बंदा उदास भी होता है, तो कभी ऐसा मौका है आपके पूरे करियर में या इसी कोविड की सिचुएशन में कि आपको मतलब कभी खुशी के आंसू आए हो आपके आंख में? खुशी के आंसू भी और दुख के आंसू दोनों आए थे सर। पहले बताता हूँ दुख के आंसू कब आए थे। मेरे नाना थे, ही वॉज 96, तो वो कोविड के शिकार हुए और अनफॉर्चुनेटली कोविड स्टार्ट ही हुआ था जब, तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था कोविड का एज अ डॉक्टर होते हुए, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन नहीं था पेशेंट्स के साथ, तो इतना मुझे आइडिया नहीं था कि मैनेजमेंट और बाकी सारे जो मामलात के एग्जैक्टली। तो वो कोविड के शिकार हुए और ही डाइड लाइक 1.5 ईयर बैक, अदरवाइज ही वॉज परफेक्टली फाइन। तो वो एक बड़ा शौक था हमारी फैमिली के लिए। उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे। और खुशी के आंसू जब आए थे, जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली पूरी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, काफ़ी क्रिटिकल भी थे उसमें, तो दे सर्वाइव्ड अल्हम्दुलिल्लाह। वही मॉनिटरिंग, वही जो चल रही इसकी वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट थी, वही हमने फॉलो की, WHO की गाइडलाइंस फॉलो करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कोविड से रिकवर हो गए थे। तो वो दो एक एंड्स पे हमने देखा, दोनों वर्स्ट सिनेरियो भी देखा, अच्छा सिनेरियो भी देखा। सही। अच्छा, वैसे आपके पूरे करियर में कोई ऐसा वक्त भी आया है कि मतलब जब आपने कभी कहा हो कि काश मैं इसकी मदद कर सकता? एग्जैक्टली यही नाना वाले सिनेरियो में ज़्यादा आया था कि काश मैं कर सकता कुछ, मुझे इतना उस वक्त नॉलेज होता कोविड के बारे में, क्योंकि कोविड एक डिफरेंट स्पेशलिटी है और उसकी डोमेन आती है अंडर द केयर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। तो वो उससे हमारा इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन ये है कि जब देखना शुरू किया तो फिर समझ आना शुरू हो गया था। तो उस वक्त हो रहा था कि काश मैं उधर होता, क्योंकि वो डिफरेंट सिटी में थे, तो काश मैं कुछ ना कुछ कर सकता था। इन टाइम हम किसी से बात कर लेते या किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते, इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर को कंसल्ट करते, तो ताकि वो बच जाते। अदरवाइज ही वॉज परफेक्टली फाइन, लेकिन कोविड नहीं उनको फिर बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब डॉक्टर सलमान इन वन वर्ड? केयरिंग। अच्छा, तो एंड करते हुए मेरी जो टैगलाइन है वो डिज़ायर टू इंस्पायर, तो कीपिंग दैट इन माइंड और यूथ को सामने रखते हुए, और तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ को सामने रखते हुए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि स्किल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एजुकेशन काम आए ना आए, लेकिन स्किल्स आपकी बहुत काम आती हैं, बेशक वो एक माइन्यूट लेवल पे क्यों ना हो, स्किल्स बहुत काम आती हैं और कभी आप मार नहीं खाएंगे स्किल वर्क के साथ। सही। अच्छा, इंशाल्लाह फिर अगले मंडे पे हम फिर मिलते हैं एक नए बंदे के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लिव योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफिज़।